सोल लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब सभी रेड फॉक्स गर्ल्स की ब्लड लाइन पावर प्योरीफाई हो जाती है फॉक्सटेल रेलिक से, तो इनका जो कल्टीवेशन लेवल होता है वो भी काफी इम्प्रूव हो जाता है और एक ही रात में इनकी जो कल्टीवेशन स्पीड होती है वो पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन इस रात को टांगसन खाली नहीं बैठा रहा और इसने पूरी रात फॉक्सटेल रेलिक की इफिशियंसी को टेस्ट करना जारी रखा और इन्हें इस्तेमाल करके ये अपने सिर पे एक्यू पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है और इसने पाया कि ये जो फॉक्सटेल रेलिक है ये इसकी खुद की कल्टीवेशन स्पीड को भी स्टिमुलेट कर सकता है। और सुबह होते ही टांगसन इन सभी लड़कियों की बॉडीज को चेक करता है और ये पाता है कि इन लड़कियों की जो बॉडी वो किसी भी प्रकार से एबनॉर्मल नहीं है। जिसके बाद ये अपने पंख फैलाता है और तुरंत ही काफी ज्यादा तेजी से एंसेस्ट्रल कोर्ट की तरफ बढ़ने लगता है और ये इतना ज्यादा तेजी से उड़ रहा होता है कि ये इतनी जल्दी एंसेस्ट्रल कोर्ट लौट आया होता है कि यहाँ तक कि बिग कैट का जो कपल होता है जो कि इससे काफी पहले ही निकल गया था एंसेस्ट्रल कोर्ट के लिए, वो भी अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे थे। और एंसेस्ट्रल कोर्ट के अंदर एंटर करने से पहले टांगसन अपने पहले वाले कपड़ों में बदल लेता है और जब ये व्हाइट टाइगर होटल जा रहा होता है तो ये इस दौरान जांग हाउ जुआन से कांटेक्ट करता है और जांग हाउ जुआन टांगसन को आने वाले ऑक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताता है और बताता है कि उस ऑक्शन के अंदर डीमन एम्परर्स को पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और तो रेड फॉक्स क्लैन इस चीज को ट्रैक कर रहा था कि उनके आइटम को किसने खरीदा है, लेकिन लिंगजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उन्हें रोकने में मदद की और टांगसन जांग हाउ जुआन से अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए कहता है और तो और शाम के समय एक मीटिंग रखता है और सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद टांगसन व्हाइट टाइगर होटल के अंदर एंटर करता है जहाँ पे ये सीधे अपने रूम में जाता है जहाँ पे पहले से ही आइस गर्ल इंतजार कर रही थी और ये कहती है कि तुम तो वास्तव में समय के काफी पाबंद हो और क्योंकि मुझे फिजूल की बातें करना पसंद नहीं है तो चलो सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। तो टांगसन कहता है कि चलिए मैं आपको दोबारा से अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मेरा नाम सूरा है और मैं ह्यूमन रेस से हूँ और अगर आइस गर्ल क्लैन कोऑपरेट करना चाहता है तो मैं आइस गर्ल क्लैन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये आइस गर्ल कहती है कि मेरा नाम हुआंग बिंग बिंग है और क्या तुम जानते भी हो कि मेरे क्लैन को किस मुसीबत से सामना करना पड़ रहा है। तो टांगसन कहता है कि पहली तो ये है कि न सिर्फ आप लोगों के पास फंड्स की कमी है बल्कि आप लोगों के पास किसी भी तरीके से पैसा कमाने का कोई भी सोर्स नहीं है, जबकि दूसरी मुश्किल रिप्रोड्यूस करने में आती है, लेकिन मैं इस बारे में डिटेल में नहीं जानता हूँ। और इस चीज को सुन के बिंग बिंग थोड़ी सी भड़कते हुए कहती है कि तुम्हें तो पूरी सिचुएशन भी ढंग से मालूम नहीं है, तभी तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे थे? अगर तुम्हें सच में इतनी ही जल्दी है मरने की तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो टांगसन कहता है कि इतनी भी जल्दी गुस्सा मत होइए, पहले आराम से मेरी बात तो पूरी सुनिए। मैं सच में डिटेल में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन कम से कम मैंने अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई है। और क्या तुमने कभी भी किसी को 5000 एलिमेंटल कॉइन्स को बर्बाद करते हुए देखा है, वो भी बस किसी और के मजे लेने के लिए? और टांगसन की इस बात को सुन के ये बिंग बिंग मुंह बनाने लगती है। तो टांगसन कहता है कि मैं सच में आइस गर्ल से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा एक इंसानी दोस्त है जिसने आपके आइस ट्रांसफॉर्मेशन को इनहेरिट कर रखा है। और जैसे इस बारे में बिंग बिंग सुनती है तो इसके होश उड़ जाते हैं और ये कहती है कि आखिर तुमने क्या कहा और आखिर ये कैसे संभव है और हम आइस गर्ल्स का रिश्ता आखिर इंसानों के साथ कैसे हो सकता है? तो टांगसन कहता है कि मुझे झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो वास्तव में ये बात सच है। और इस बात को सुनते ही बिंग बिंग को झटका लगता है और ये कहती है कि प्लीज मुझे उसके पास ले चलो, मुझे सच में उसे देखने की जरूरत है इस चीज पे विश्वास करने के लिए। तो टांगसन कहता है कि वो अभी होली माउंटेन जा रखे हैं कल्टीवेट करने के लिए, लेकिन जब वो शाम के समय लौट के आएंगे तब आप उन्हें देख पाएंगी। तो चलो पहले आपके क्लैन की प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जिससे कि मैं इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकूं। और हुआंग बिंग बिंग के शांत हो जाने के बाद ये टांगसन को आइस गर्ल क्लैन की स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बताने लगती है और ये बताती है कि जो आइस गर्ल क्लैन है ये एक माट्रियार्चल क्लैन है, मतलब कि क्लैन के सभी मेंबर्स ही वुमेन्स हैं और इनका जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो स्प्लिट होना है, मतलब कि इनकी खुद की कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा हिस्सा अलग हो जाता है और फिर वो नए 10,000 ईयर ओल्ड मिस्टीरियस आइस के साथ कंबाइन हो जाता है, जिससे एक स्पिरिचुअल फीटस का जन्म होता है जो कि प्रेगनेंसी के 100 साल बाद जन्म लेता है। और इसी वजह से आइस गर्ल्स को रिप्रोड्यूस करने में काफी परेशानी आ रही है और अगर आइस गर्ल्स संतान को जन्म देना चाहती हैं तो उसके लिए उनका कम से कम गॉड लेवल तक का होना जरूरी है। और जहाँ पे ये लोग रहती हैं वहाँ पे आइस एलिमेंट्स की भरमार होनी काफी जरूरी है, जिस वजह से वो काफी लंबे समय तक बर्फ से भरे हुए नॉर्थर्न लैंड को छोड़ के नहीं जा सकती हैं। और इनकी कल्टीवेशन के लिए हेवन एंड अर्थ की जो लाइफ एनर्जी होती है वो काफी जरूरी होती है, लेकिन अब वो नॉर्थ के अंदर पतली होती जा रही है, जिस वजह से हमारे यहाँ पे ऐसो
की कमी पड़ती जा रही है, जो कि एक गॉड लेवल का पावर हाउस बनने के काबिल हो, जिस वजह से काफी कम लोग ही गॉड लेवल पे पहुंच पा रहे हैं और हमारे क्लैन के कुछ ही लोग ही अपनी कॉन्शियसनेस को अलग कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद ये मुसीबत आती है कि जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो पूरे 100 सालों का होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो क्लैन है वो विलुप्ति के कगार पे खड़ा है। मतलब कि हमारे क्लैन मेंबर्स कम होते ही जा रहे हैं। तो टांगसन कहता है कि मुझे मालूम ही था कि क्या प्रॉब्लम है, और इस चीज को सुन के ये जो बिंग बिंग होती है हैरान होती है और ये पूछती है कि क्या है। और कुछ भी बताने से पहले टांगसन तुरंत ही अपने चारों तरफ एक साउंड प्रूफ बाउंड्री बना लेता है, जिससे कि टांगसन और बिंग बिंग के बीच की बातों को कोई और ना सुन सके। और इस बैरियर को देख के बिंग बिंग भी थोड़ी हैरान होती है और टांगसन कहता है कि नॉर्थ में जो पहले लाइफ एनर्जी थी हेवन एंड अर्थ की, वो आप लोगों के लिए काफी हुआ करती थी ना कल्टीवेट करने के लिए, लेकिन फिर वो बाद में काफी कम होती ही गई, जिस वजह से अब वो काफी पतली और काफी कम रह गई है। तो इस चीज को सुन के बिंग बिंग कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। तो टांगसन कहता है कि क्या तुमने कभी भी इस बारे में सोचा है कि आखिर अचानक से क्यों नॉर्थ की हेवन एंड अर्थ एनर्जी इनसफिशिएंट क्यों पड़ने लगी? और इसकी जो पीछे की वजह वो काफी सिंपल सी है, और वो ये है कि एंसेस्ट्रल कोड का जो लक है वो यहाँ पे कंडेंस हो रखा है, और तो और इसके अलावा पूरे फॉलन प्लेनेट का जो लक है वो भी एंसेस्ट्रल कोड के अंदर ही इकट्ठा हो रहा है। जबकि तुम लोग तो कॉन्टिनेंट के एकदम किनारे पे हो, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ की जो हेवन एंड अर्थ की लाइफ एनर्जी होगी वो काफी कम होगी, और तुम्हारी प्रॉब्लम का भी यही कारण है। और जैसे टांगसन की ये बातें बिंग बिंग सुनती है तो ये काफी ज्यादा हैरान होती है और ये कहती है कि क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि एंसेस्ट्रल कोड हमसे हमारे रिसोर्सेज को लूट रहा है, और क्या इसी कारण की वजह से ही हमारी इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम आ रही है? जिस पर टांगसन कहता है कि थ्योरेटिकली तो हाँ। और इस चीज को सुनते ही बिंग बिंग को काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहती है कि धत तेरे की, क्या एंसेस्ट्रल कोड ऐसा करके हमारे छोटे से क्लैन को विलुप्त करना चाहता है, और इस चीज को लेके मैं उनसे पूरा हिसाब लूंगी। तो इसके गुस्से को देख के टांगसन कहता है कि इतनी भी ज्यादा इम्पल्सिव मत हो, और तभी बिंग बिंग यहाँ से खड़ी होकर जाने लगती है। तो टांगसन भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो? और ये मन में कहता है कि क्या आइस गर्ल क्लैन हेड इतनी ज्यादा इम्पल्सिव है? और फिर टांगसन तुरंत ही बिंग बिंग के रास्ते में आ जाता है और इसे रोकते हुए कहता है कि मैट्रियार्च प्लीज आप पहले शांत हो जाइए, कि आप इस चीज के लिए अभी के अभी ही एंसेस्ट्रल कोड जा रही हैं, और अगर आप वहाँ पे इस चीज के लिए गई तो आपको काफी जल्दी अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। तो बिंग बिंग कहती है कि मैं हमारे रिचन एम्पायर के ग्रेट स्पिरिट एम्परर को इस चीज की रिपोर्ट देने जा रही हूँ। और जब टांगसन इस बात को सुनने के बाद भी रास्ते से नहीं हटता है तो बिंग बिंग इसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। जबकि इस अटैक को रोकने में टांगसन को काफी दिक्कत हो रही होती है, और ये मन में कहता है कि क्या ये पागल है, और ये तो बिना कुछ कहे एक्शन ले रही है, और क्या सभी आइस गर्ल्स ही इतनी गर्म मिजाज की होती हैं? और तभी बिंग बिंग एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है कि अब भी तुम मेरे रास्ते से नहीं हट रहे हो। और इसे दोबारा से आता देख के टांगसन भी हैरान होता है, लेकिन इस बार ये इसे रोकने के लिए लाइगर गोल्डन फ्लेम्स को रिलीज करता है। लेकिन जैसे ही बिंग बिंग का ये अटैक टांगसन को लगता है तो ये काफी जोर से दीवार में जाके भिड़ता है। जबकि इस चीज को देख के बिंग बिंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और मन में कहती है कि क्या इसका तो सिर्फ 9th लेवल का कल्टीवेशन ही है, लेकिन फिर भी ये लगातार 2 बारी मेरे अटैक्स को रोक पाया। तो टांगसन इससे कहता है कि ये तुम जो कुछ भी करने जा रही हो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि एंसेस्ट्रल कोड के अंदर जो लक को इकट्ठा किया जा रहा है वो सभी ग्रेट डीमन एम्परर्स और हेवनली स्पिरिट एम्परर्स के भले के लिए ही किया जा रहा है, और वो सिर्फ तुम्हारे आइस गर्ल क्लैन के लिए कुछ भी नहीं बदलेंगे। और इस चीज को सुन के ये मैट्रियार्च गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि तो क्या हम बस अपने क्लैन को ऐसे ही विलुप्त हो जाने दें? तो टांगसन कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी बस इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने के लिए हूँ, इसलिए इतना ज्यादा भड़को मत, और चलो पहले चल के केयरफुली चीजों को एनालाइज करते हैं। और वैसे भी अभी मैं ही तुम्हारे क्लैन का फाइनेंशियल स्पॉन्सर हूँ, मतलब कि तुम्हारे क्लैन का खर्चा उठा रहा हूँ, तो क्या तुम्हारे लिए अपने फाइनेंशियल स्पॉन्सर को इस तरीके से ट्रीट करना अच्छा होगा? और इस चीज को सुन के बिंग भी मन में कहती है कि मैं गुस्से में इतनी ज्यादा इम्पेशेंट हो गई थी कि मैं इस बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी। और इसी के साथ भाई लोग मैंने अभी तक के सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया है, और तो आप जैसे जैसे लेटेस्ट चैप्टर आते जाएंगे मैं उन्हें कवर करता जाऊंगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।